आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी निर्बल की विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या का अंधकार हो गया था, परंतु फिर भी पोलैंड के वारसा नगर की सड़कें अंधकार में डूबी हुई थीं। वायुयानों के आक्रमण के भय से सारा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। केवल घरों के भीतर ही आलोक दिखाई पड़ता था। ऐसे ही समय में वारसा का एक छोटा सा परिवार बड़ी चिंतित दशा में बैठा हुआ था। इस परिवार में एक प्रौढ़ व्यक्ति जिसका नाम स्केविंजकी था, उसकी पत्नी मैरी यूका, एक 18 वर्षीय कन्या पोला तथा एक 14 वर्षीय पुत्र जैकब था। कुछ देर तक नीरवता छाई रही। सहसा स्केविंजकी एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, मेरी समझ में तो तुम बच्चों को लेकर अपने पिता के पास चली जाओ। मैं अस्पताल में चला जाऊंगा, यहां रहने में खतरा है। मैरी यूका बोली, नहीं स्केव, मुझसे ये ना होगा। हम दोनों साथ ही मरेंगे। पोला और जैकब को चाहो तो भेज दो। पोला मुंह फुलाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। जैकब को भेज दो, मैं तो यहां अस्पताल में काम कर रही हूं। घायलों की सेवा छोड़कर मैं चली जाऊं? वाह, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। तू यहां रहे और मैं चला जाऊं। अच्छी कही, जैकब ने पोला से कहा। इसके विंज की पत्नी से बोला, जब तक तुम नहीं जाओगी मेरी यूका, तब तक कोई नहीं जाएगा। वारसा पर 2-4 दिनों में आक्रमण होने ही वाला है। अभी निकल जाने का समय है। मेरी जो कहो, तो मुझे तो इस समय युद्ध स्थल में होना चाहिए था, मगर इस गठिया दर्द के मारे मैं यहां अपाहिजों की तरह पड़ा हूं, जबकि नगर के सभी आदमी देश पर बलिदान होने के लिए कमर बांधे घूम रहे हैं। अपनी इस विवशता पर मुझे कितना दुख है। उफ, जी चाहता है गला काट लूं। जैकब बोला, पिताजी तुम्हें छोड़कर कोई कहीं ना जाएगा। क्या बताऊं, यदि मैं 2-3 बरस और बड़ा होता तो मैं फौज में भर्ती कर लिया जाता। इसके विंज की दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, भगवान की यही इच्छा है कि हमारा प्यारा देश हमसे छीना जाए और हम लोग बैठे ताका करें, देश की रक्षा में उंगली तक न हिला सकें। ओह, धन्य है वे लोग जो आज मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। मेरे भाग्य में ये सौभाग्य नहीं है। अच्छा, जैसी प्रभु की मर्जी। ये कहते कहते स्केव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ देर तक गंभीरता छाई रही। सब लोग मूर्तिवत बैठे हुए अपने विचारों में मग्न थे। इसी समय किसी ने द्वार खटखटाया। माता ने पुत्री की ओर देखा। पोला उठकर द्वार खोलने गई। द्वार खोलने पर उसने देखा कि एक 24-25 वर्ष का सुंदर युवक सैनिक वेश में खड़ा है। पोला के मुंह से हठात निकला, मैशिज। मैशिज मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं हूं पोला। पोला द्वार छोड़कर बगल में हो गई और सिर झुकाकर बोली, आओ अंदर आओ। मैशिज पोला को देखता हुआ अंदर आया। पोला भी द्वार बंद करके उसके पीछे पीछे आई। मैशिज ने स्केव तथा मेरी युका को प्रणाम किया और जैकब से बोला, मजे में हो? जैकब ने मुस्कुराकर मैशिज से हाथ मिलाया। स्कैब ने पहला प्रश्न किया, कहो क्या समाचार है मैशिज? समाचार अच्छे नहीं हैं। हमारी फौजें पीछे हटती चली जा रही हैं, और वो तो होना ही है। जर्मन फौजों के सामने हम लोगों के लिए केवल अपने प्राणों की आहुति देने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? और यही सबसे बढ़ के उपाय है, स्कैब ने गंभीरतापूर्वक कहा। आपकी गठिया कैसी है? ये तो मेरे जन्म भर के पापों का फल है मैशिज, जो इस समय मुझे मिल रहा है। ऐसे नाजुक समय पर इस रोग का उभरना, उफ, बहुत बड़े पापों का फल है। आज मैं रणक्षेत्र में जा रहा हूं।
पोला कुर्सी पर हाथ रख के खड़ी थी। मैशिज की बात सुनकर वो चौंक पड़ी। उसके रक्तिम कपोलों का रंग फीका पड़ गया। मैरी युका भी चौंकी। उसने पूछा, आज ही? हाँ, आज ही, 2 घंटे बाद। हमें 2 घंटे की छुट्टी मिली है। उसके बाद हमारी टुकड़ी रवाना हो जाएगी। मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूं क्योंकि जीवित लौटने की आशा तो बहुत ही कम है। ये कहकर मैशीज हंस पड़ा और हंसते हुए एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। जो मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण देंगे वे ही तो देश के सच्चे सपूत हैं। हमारे जैसे लोग तो कपूत ही हैं। ना कुछ सेवा ही कर सके और अंत में देश को पराधीन होते देखेंगे। मैशीज, तुम मेरा खात्मा करके जाओ तो तुम्हें बड़ा पुण्य हो, स्केब ने विषादपूर्ण स्वर से कहा। मैशीज गंभीर होकर बोला, इतनी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बाद को देश को स्वाधीन करने के लिए भी तो सपूतों की आवश्यकता पड़ेगी, और आप सपूत हैं इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। कम से कम आज इस समय हमारे साथ भोजन कर लो। मेरी युका ने कहा। हाँ हाँ, क्या हर्ज है। मेरी युका उठी और पोला से बोली, चलो बेटी, खाने का बंदोबस्त करें। दोनों चली गईं। 1 घंटे पश्चात मैशीज विदा हो रहा था। पोला भी कपड़े पहनकर तैयार थी। उसे देखकर मैशीज ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अस्पताल, रात की ड्यूटी है। तब तो बड़ा अच्छा है, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर चला जाऊंगा। सबने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मैशीज को विदा किया। जैकब बोला, आपको फील्ड पर जाते देख मुझे ईर्ष्या होती है। मैशीज हंसकर बोला, घबराओ नहीं, तुम्हें भी अवसर मिलेगा। मैशीज और पोला घर के बाहर आए। दोनों चुपचाप अस्पताल की ओर चलने लगे। पश्चिम दिशा से तोपों की गड़गड़ाहट का क्षीण शब्द सुनाई पड़ रहा था। आकाश में वायुयानों की भर्राहट गूंज रही थी। कभी कभी सैनिकों से भरी हुई मोटर लारियां तेजी से दौड़ती हुई निकल जाती थीं। थोड़ी देर में ये दोनों अस्पताल के द्वार पर पहुंच गए। द्वार के एक बगल में खड़े होकर मैशीज ने पोला से कहा, पोला, शायद अब ये अंतिम ही मिलन है। जीवित रहते हुए कोई भी योद्धा रणक्षेत्र से नहीं लौटेगा। अस्पताल के द्वार पर लगे हुए बिजली के लैंप की रोशनी में मैशीज ने देखा कि पोला के नेत्र अश्रुसिक्त हैं। मैशीज पुनः बोला, यदि जीवित रहा तब तो लौटकर तुमसे विवाह करूंगा ही, और यदि... पोला भयभीत होकर बोली, ऐसा न कहो मैशीज, जो होना होगा वो तो होगा ही, परंतु मैं इस समय ऐसी मनहूस बात नहीं सुन सकती। भगवान इन जर्मनों को गारत करे। बैठे बिठाए हम निर्दोषों के सुखी जीवन को हाहाकार और चीत्कार का जीवन बना दिए। क्या संसार से न्याय उठ गया? हाँ, अवश्य ही उठ गया है। तभी तो कोई भी निर्दोष केवल इसलिए चैन से नहीं बैठने पाता है कि वो कमजोर है। भला हमने जर्मनों का क्या बिगाड़ा है जो वे हमें नष्ट भ्रष्ट किए दे रहे हैं? इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है पोला। मुझे शीघ्र ही अपनी टुकड़ी में पहुंचना है, अतएव... इतना कहकर मैशीज ने पोला को अपने अंक में ले लिया। कुछ क्षणों तक दोनों प्रेमालिंगन में रहे। तत्पश्चात मैशीज विदा कहकर एकदम तेजी के साथ एक ओर चल दिया। पोला रूंधे हुए कंठ से बोली, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पोला रूमाल से आंखें पोंछती हुई अस्पताल के अंदर चली गई। नर्सों के कमरे में जाकर उसने नर्स की पोशाक पहनी। तत्पश्चात घायलों के उस वार्ड में पहुंची जहां उसकी ड्यूटी थी। जिस नर्स के स्थान पर इसे काम करना था उसका नाम आना था। आना पोला को देखकर बोली, आज कुछ जल्दी आ गई? क्लॉक की ओर देखकर पोला बोली, हाँ, आध घंटा पहले आ गई। घर में जी नहीं लगा, इससे चली आई। जरा इस 15 नंबर बिस्तरे के रोगी पर ध्यान रखना, सन्निपात में है, इसका बचना कठिन दिखाई पड़ता है। अच्छा, जाती हूं। जाओ। आज मैशीज फ्रंट पर गया। आना रुक गई। उसके मुंह से निकला, अच्छा तभी। पोला एकदम रो पड़ी। आना ने उसके गले में बांह डालकर कहा, है, मरीजों के सामने रोती है, बुरी बात। इतना कहकर वो पोला को हाथा के बाहर बरामदे में ले आई। पोला आना के कंधे पर सिर रखकर कुछ देर तक रोती रही। आना ने उसे सांत्वना देकर शांत किया। पोला दांत पीसती हुई बोली, एक पागल आदमी के पागलपन की बदौलत आज हमारे प्यारे हमसे जबरदस्ती छुड़ाए जाकर मौत के कराल गाल में ढकेले जा रहे हैं, और जगत का स्वामी ईश्वर चुपचाप बैठा ये सब देख रहा है। कौन कहता है कि ईश्वर है?
ये सब भ्रम है, सब धोखा है। ईश्वर कहीं नहीं, कोई नहीं। आना ने पोला के मुख पर हाथ रख दिया और कहा, चुप, ऐसी कुफ्र की बातें नहीं बकनी चाहिए। बलवान का पागलपन सदैव भयानक होता है। ईश्वर है और अवश्य है। अत्याचारियों को वो अवश्य दंड देता है, परंतु उसके कानून में जबरदस्ती नहीं है। हाँ, दंड देता है जब हजारों निर्दोषों को सर्वनाश हो जाता है। ये अच्छा दंड है। बिना पाप के दंड कैसे दिया जा सकता है पोला? जब पापों का घड़ा भर जाता है तभी तो पापी दंडनीय होता है। इसी समय भीतर एक रोगी चिल्लाने लगा। आना बोली, वही 15 नंबर वाला है। दोनों दौड़कर अंदर गईं और दोनों ने उसे शांत किया। इसके पश्चात आना बोली, पोला धैर्य रखो, सभी योद्धा नहीं मरते, बहुतेरे बच भी जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि उन बचने वालों में मैं शीज भी। अच्छा, मैं जाती हूं। आना चली गई। पोला अन्य नर्सों से बात करने लगी। 2 दिन के पश्चात दोपहर में पोला अपने परिवार के साथ बैठी बातें कर रही थी। इसी समय सहसा अलार्म बजने लगे। क्या बात है, कहकर पोला ने दौड़कर खिड़की खोली और बाहर की ओर झांकने लगी। इसी समय एक मोटर, जिसमें लाउड स्पीकर लगा था, उधर से निकली। लाउड स्पीकर से आवाज निकल रही थी, हवाई आक्रमण, होशियार। सड़क पर लोग बेतहाशा इधर उधर भागे जा रहे थे। जिनके पास गैस मास्क थी वे जल्दी जल्दी उनको चढ़ाते हुए भागते जा रहे थे। पोला ने खिड़की बंद कर दी। स्कैब ने शांतिपूर्वक कहा, मास्क लगा लो। वो दूसरे कमरे से 4 मास्क ले आई। चारों ने मास्क चढ़ा लिए। थोड़ी देर बाद वायुयानों के भर्राटों से आकाश गूंजने लगा। पोला बंद खिड़की के शीशों से बाहर का दृश्य देख रही थी। सहसा सड़क के दूसरे पार सामने वाली इमारत पर एक बम गिरा। इमारत का आधा भाग एक भयंकर धड़ाके के साथ उड़ गया और बचे हुए भाग में आग लग गई। हताहतों के चीत्कार से वायुमंडल भर गया। सड़क का आधा भाग ध्वंस इमारत के मलबे से भर गया। इसी समय फिर एक धड़ाका हुआ और पोला के बगल वाले मकान से दूसरा मकान धराशायी हो गया। उसमें से 2 स्त्रियां तथा 3-4 बच्चे चीत्कार करते हुए सड़क पर निकलकर भागने लगे। इसी समय उनके पास ही एक धड़ाका हुआ और वे सब चिथड़े चिथड़े हो गए। पोला ने दोनों हाथों से मास्क के शीशे ढक लिए। स्कैब, मैरियुका तथा जैकब श्वास रोके हुए मूर्तिवत बैठे थे। फिर एक धड़ाका। सड़क का एक और मकान भरभरा पड़ा। एक एम्बुलेंस कार घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। सहसा उस पर भी एक बम गिरा और पूरी गाड़ी उड़ गई। आदमियों की लाशें उड़ उड़कर इधर उधर जा गिरी। इसी समय दनादन तोपें चलने लगीं। ये तोपें हवाई जहाज़ों को गिराने के लिए थी। सहसा एक हवाई जहाज आकाश में उलट गया और उसमें से एक ज्वाला उत्पन्न हुई। जहाज जलता हुआ एक मकान की छत पर गिरा और उसका कुछ भाग नष्ट करता हुआ लुढ़क कर नीचे आ गिरा। उसकी आग से वो मकान भी जलने लगा। फिर एक धड़ाका हुआ और थोड़ी दूर पर एक मकान उड़ गया। अब तो धड़ाकों से आकाश गूंजने लगा। उधर आकाश से बम गिर गिर कर सर्वनाश कर रहे थे, इधर तोपें चल रही थीं। इन धड़ाकों में मनुष्यों के चीत्कारों का क्षीण स्वर सुनाई दे रहा था। मकानों से निकल निकल कर आदमी, स्त्री, बच्चे सड़कों पर भाग रहे थे। जिनके मास्क नहीं लगी थी वे थोड़ी दूर भागकर गैस के प्रभाव से बेहोश होकर गिर जाते थे। माताएं बच्चों को गोद में उठाकर भागती थीं, परंतु थोड़ी ही दूर पर लड़खड़ाकर गिर जाती थीं। इसी समय अस्पताल की 2 गाड़ियां आ गई। उनके रुकते ही आदमी उन पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे, परंतु गाड़ी पर बैठे हुए 2 सैनिकों ने उन्हें संगीनों के बल पर रोका। स्ट्रेचर निकाले गए और जल्दी जल्दी कुछ आहत उनमें डाले गए। इतने रोके जाने पर भी कुछ स्त्रियों ने अपने बच्चों को उनमें डाल ही दिया। गाड़ी चली गई। पोला खिड़की पर से हटाई और बोली, उफ, क्या प्रलय इससे अधिक भयानक हो सकती है? दिन ढल रहा था। हवाई आक्रमण समाप्त हो गया था। सड़कों पर ध्वंस मकानों के मलबे का ढेर था। कुछ मकान अब भी जल रहे थे। सड़क पर यत्र तत्र लाशें बिखरी हुई थी। घायल सब अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। इसी समय सहसा पड़ापड़ मशीन गनों की फायरिंग सुनाई पड़ी। पोला ने दौड़कर खिड़की खोली और बाहर गर्दन निकालकर देखा। 1.5 फरलांग की दूरी पर 4 आर्म्ड कार बराबर बराबर चली आ रही थी और उनके पीछे जर्मन की सेना आ रही थी। पोला बोली, जर्मन आ गए? स्कैब बोला, बंदूकें उठाओ। मैरी यूका बोली, स्कैब, क्या बंदूकें चलाओगे? ये तो आत्महत्या होगी। तो क्या तुम चाहती हो कि हम लोग जर्मनों के गुलाम बनकर रहे? कभी नहीं।
स्कैब गुलाम बनकर रहने की अपेक्षा लड़कर मर जाना अच्छा समझता है। ये कहते हुए स्कैब ने गैस मास्क उतार डाली। अन्य तीनों ने भी अपनी अपनी मास्क उतार ली। मैरी यूका बोली, स्कैब, बच्चों की तरफ देखो। हाँ, देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों को जर्मनों का गुलाम नहीं बनने दूंगा। जैकब, बंदूकें लाओ। जैकब दूसरे कमरे में गया और 3 बंदूकें ले आया। इसी समय बाहर सड़क पर पोलों की सेना की एक टुकड़ी जर्मनों की तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। स्केप के मकान के सामने थोड़ी दूर पर रुक गई। सैनिकों ने 4 मशीन गनें कंधों से उतारकर सड़क पर जमाई और पड़ापड़ फायर करने लगे। शेष अन्य सैनिक बंदूकें चलाने लगे, परंतु आर्म्ड कारें लोहे के दानवों की तरह आगे बढ़ती चली आ रही थी। इधर पोल सैनिक हताहत होकर गिर रहे थे। जब थोड़े आदमी रह गए तो वे भागे, परंतु एक सैनिक बराबर डटा हुआ मशीन गन चलाता रहा। अंत में उसके भी गोली लगी और वो अपनी मशीन गन के पास ही लुढ़क गया। पोला, जेकब तथा स्कैब तीनों खिड़कियों पर बंदूकें ताने खड़े थे। स्कैब गठिया के मारे एक लकड़ी के सहारे खड़ा था। कुछ देर में आर्म्ड कारें लाशों को रौंदती हुई निकल गईं। जब जर्मन सैनिक खिड़कियों के सामने आए तो 3 फायर एक साथ हुए। 3 जर्मन सैनिक चक्कर खाकर जा गिरे। फिर 3 फायर, इस बार 2 गिरे। जर्मन सैनिकों ने इन्हें बंदूक चलाते देख लिया। 15-20 सैनिक दौड़ पड़े। मकान का द्वार बंद था, परंतु उन्होंने बंदूकों के कुंदों से द्वार तोड़ डाला और भीतर घुस आए। आते ही एक ने स्केव की छाती में संगीन घुसेड़ दी। एक ने पिस्तौल से जैकब को खत्म कर दिया। एक सैनिक पोला को देखकर बोला, ओहो, ये लड़की तो खूबसूरत है। ये कहकर उसने पोला का हाथ पकड़ा और घसीटने लगा। मैरी यूका छुड़ाने दौड़ी, मगर एक ने संगीन से उसे भी समाप्त कर दिया। सैनिक पोला को घसीटकर भीतर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। पोला चिल्लाई, मुझे मार दो पर मेरी इज्जत न बिगाड़। सैनिकों ने कहा लगाया और जो सैनिक पोला को घसीट रहा था उससे बोले, देखना कहीं इसके प्रेम में न फंस जाना, इसने भी गोलियां चलाई हैं। इसी समय एक जर्मन सैनिक हटो हटो कहता हुआ पीछे से आगे आया। उसने आते ही उस जर्मन को जो पोला को घसीट कर ले जा रहा था पिस्तौल से समाप्त कर दिया। पोला उस सैनिक की सूरत देखकर बोली, मैशीज, तुम? मैशीज बोला, हाँ मैंने एक मुर्दा जर्मन की वर्दी उतार कर पहनी, तब तुम तक पहुंच सका। जर्मन सैनिक एक जर्मन को जर्मन पर आक्रमण करते देख हदबुद्धि से खड़े थे। मैशीज की बात सुनकर सब चिल्ला उठे, ये तो पोल है। फिर क्या था, एकदम 4 पिस्तौलें छूटी और पोला तथा मैशीज दोनों एक दूसरे से लिपटे ही गिरकर समाप्त हो गए। बलवान के सामने निर्बल की यही विजय थी। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी निर्बल की विजय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।